नमस्कार, मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों और रिकवरी के मामले में भारत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। पीएम मोदी ने इसके लिए साझा प्रयास को श्रेय दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा है कि भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो वैज्ञानिकों की हर कसौटी पर खरा उतरेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी पता नहीं है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, कोरोना के मुकाबले के बीते 8-10 महीने के अनुभवों के बाद देश के पास पर्याप्त डेटा है। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक अनुभव है। आगे की रणनीति बताते समय हमें बीते कुछ महीनों के दौरान देश के लोगों ने, हमारे समाज ने कैसे रिएक्ट किया है, कैसे रिस्पॉन्ड किया है, मुझे लगता है इसको भी हमें समझना होगा। देखिए, कोरोना के दौरान भारत के लोगों का व्यवहार भी एक तरह से अलग अलग चरणों में रहा है और अलग अलग जगह पे अलग अलग रहा है। जैसे हम मोटा मोटा देखें तो पहला चरण था, बड़ा डर था, खौफ था, किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो जाएगा और पूरी दुनिया का ये हाल था। हर कोई पैंडेमिक में था, पैंडेमिक के कारण पैनिक में था और उसी हिसाब से हर कोई रिएक्ट कर रहा था। हमने देखा प्रारंभ में आत्महत्या तक की घटनाएं घटी थी। पता चला कोरोना हुआ तो आत्महत्या कर दी। इसके बाद धीरे धीरे दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में लोगों के मन में भय के साथ साथ दूसरों के लिए संदेह भी जुड़ गया। उनको लगा कि भाई इसको कोरोना हो गया मतलब कुछ गंभीर मामला है, दूर भागो। एक प्रकार से घर में से भी नफरत का माहौल बन गया और बीमारी की वजह से समाज में कटने का डर लोगों को लगने लगा। इस कारण कोरोना के बाद कई लोग संक्रमण को छिपाने लगे। उनको लगा कि ये तो बताना नहीं चाहिए, कुछ समाज में मैं कट जाऊंगा। अब उसमें से भी हम धीरे धीरे समझे लोग बाहर आए। तीसरा चरण शुरू हुआ और तीसरे चरण में लोग काफी हद तक संभलने लगे। अब संक्रमण को स्वीकारने के लगे और अनाउंस भी करने लगे, भाई मुझे तकलीफ है, मैं आइसोलेट कर रहा हूं, मैं क्वारंटाइन कर रहा हूं, आप भी करिए। जो एक प्रकार से लोग भी अपने आप से लोगों को समझाने लगे। लेकिन आपने भी देखा होगा कि लोगों में अधिक गंभीरता भी आने लगी और हमने देखा कि लोग अलर्ट भी होने लगे। और इस तीसरे चरण के बाद हम चौथे चरण में पहुंचे, जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा। चेन्नई की एक अदालत ने संतोष नामक एक व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए दिए हैं। उसे बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जब वो कॉलेज का छात्र था और उसे 7 साल से अधिक समय तक मुकदमे का सामना करना पड़ा। 16 एडिशनल सिटी सिविल कोर्ट चेन्नई डॉक्टर आर सत्या संतोष इस मामले में वादी संतोष की तरफ दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। यह मुकदमा ऑर्डर 7 रूल 1 सीपीसी के तहत दायर किया गया था और मांग की गई थी कि प्रतिवादियों, महिला और उसकी मां को निर्देश दिया जाए कि वो संयुक्त रूप से या अलग अलग उसे क्षति व लागत के रूप में उसे 30 लाख रुपए दे।
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दक्षिणी दिल्ली की सार्वजनिक दीवारों पर अपना मोबाइल नंबर चिपकाकर कथित तौर पर अपनी सेवाओं याचना कार्य का विज्ञापन करने के आधार पर प्रैक्टिस करने के आरोप में एक अधिवक्ता का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। परिषद ने वर्ष 1994 से इस बार में अधिवक्ता के रूप में नामांकित एक वकील शकील खान का लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के नियम 36 के घोर उल्लंघन के दायरे में मानते हुए निलंबित कर दिया है, जिसमें पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक निर्धारित हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होने वाले असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को निर्देश लाने को कहा है कि क्या वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर को 26 नवंबर को उसके सामने पेश होने के जारी समन को टाला जा सकता है या नहीं। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम.एस. कर्णिक की पीठ लॉयर्स कलेक्टिव और उसके संस्थापक ट्रस्टी आनंद ग्रोवर द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मानवाधिकार के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने वाले एनजीओ के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी। लॉयर्स कलेक्टिव और आनंद ग्रोवर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई, एसपी चिनॉय और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने ये कहते हुए शुरुआत की कि 26 नवंबर को ईडी द्वारा आनंद ग्रोवर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है और समन को अभी के लिए टाल दिया जाना चाहिए। रेलवे ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोहराया है कि शीर्ष अदालत के 31 अगस्त के आदेश के तहत दिल्ली में रेलवे ट्रैक के पास की झुग्गियों को फिलहाल हटाया नहीं जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि रेलवे अभी केंद्र सरकार और अन्य विभागों से विचार कर रहा है और अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा गया है। अदालत ने रेलवे के आग्रह के चलते सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाल दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि कुकरी शो में मांस के पर्याय के रूप में गोमाता शब्द का इस्तेमाल करने से प्रथम दृष्टया हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की आशंका है। वो गाय को देवता मानते हैं। ये मानते हुए जस्टिस सुनील थॉमस की सिंगल बेंच ने एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा पर प्रतिबंध लगाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कुकरी शो का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वो गौ माता उलार्थ पका रही थी। ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने रेसिपी का वर्णन किया था और खास मतलब से दावा किया था कि वो गौ माता का मांस पका रही हैं, जिससे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, जिसके बाद उन पर आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव को चुनौती दी गई थी। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और कहा था कि देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय यानी पीएमओ और इससे संबंधित मुद्दे को अनिश्चित काल तक के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।